वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए थर्ड ईयर के मध्यकालीन इतिहास के पेपर 1 के बारे में और जानेंगे पेपर 1 का क्या नाम है और पेपर 1 से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद में पेपर 2 के बारे में मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाने का प्रयास करूँगा, अर्थात मॉडल पेपर लाने का प्रयास करूँगा। साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से पेपर 3 का भी लाने का प्रयास करूंगा। तो जल्द ही आपके इसी चैनल पर अर्थात शुक्ला स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपको यह सारे के सारे वीडियो उपलब्ध मिलेंगे। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान रखेंगे, ये सारे के सारे जो प्रश्न आज की वीडियो में बताऊंगा, ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, अर्थात एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस वीडियो होंगे। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों बात करते हैं। यहाँ पर हैज़ वन एक शब्द यहाँ पर आपको मैं इसको डिफाइन करना चाहता हूँ। हैज़ वन का क्या मतलब होता है? यहाँ पर जो हैज़ वन लिखा है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सिंपल सा फंडा यही है कि यह एक प्रकार से मॉडल पेपर फर्स्ट होगा। इसी प्रकार से 2, 3, 4 इसी प्रकार से हैज आता रहेगा और इसमें पेपर 1 वगैरह जो होगा, यहाँ पर पेपर अगर बात करें तो या तो यहाँ पर लिखा होगा या तो यहीं पर, ये देखिए यहाँ पर पेपर 1 लिखा है। तो इसी प्रकार से आपको मिलता रहेगा 2, 3, 4, 5, 6 इसी प्रकार से आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक प्रकार से सीरीज आएगी। और इस प्रकार से अगर आप परीक्षा में टॉप करना चाहते हैं, मेरे लगभग 5 सेट ऐसे जो मैं बताऊँगा, 5 सेट आप अगर हल कर लेंगे या 4 सेट हल कर लेंगे बड़े आसानी से, उतने समय में आप अगर हल करेंगे बड़े आसानी से आप परीक्षा में टॉप कर सकते हैं बीए की। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आखिरकार पेपर 1 का जो नाम है आपकी वह क्या है। पेपर 1 का नाम है मेरे प्यारे दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। क्या नाम है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में इसके वीडियो में हमको इस वीडियो में हमको चर्चा करनी होती है। साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी आप बीए में इतिहास को लेते हैं तो 2 इतिहास आपके जो है प्रचलित हैं, जैसे एक प्राचीन इतिहास लेते हैं और एक आपकी जो है मध्यकालीन इतिहास लेते हैं। तो मध्यकालीन इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं। इसी प्रकार से जो आपके प्राचीन इतिहास वाले स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए भी मैं लाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मॉडल पेपर 2021 के लिए चर्चा कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। आइए देखते हैं कौन कौन से, और परीक्षा पैटर्न पर जो है आप एक प्रकार से परीक्षा पैटर्न आपका कैसा होता था उसको भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ में ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होने लगी है मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ में यही पैटर्न चल रहा है। अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त। क्योंकि कोरोना आया, इसकी वजह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, समय कम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर क्वेश्चन दिए जा सके, इसके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों का जो है विस्तार हुआ। हालांकि 2018 से ही जो है यह पैटर्न लागू कर दिया गया विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में। चलिए बात करते हैं अब हम जो है मेरे प्यारे दोस्तों, बात किस पर करते हैं? बात करते हैं प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 अर्थात जब तक भारत आज़ाद नहीं हो जाता तब तक के जितने भी आपके नेशनल मूवमेंट हुए हैं यानी राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं उन्हीं के बारे में हमको देखना है मेरे प्यारे दोस्तों। 1857 में पहली भारत की जो है पहली क्रांति अर्थात प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है, यहीं से लगभग आपकी शुरुआत होती है। हिंदी साहित्य में बात करें तो यहीं से आपका जो है आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, 1947 में आप भारत को स्वतंत्रता भारत को स्वतंत्रता मिली थी, और तो कहीं ना कहीं पे यहीं तक आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका पेपर जो होता है 3 खंडों में बटा हुआ होता है, खंड आ, खंड बा और खंड सा। अब खंड आ जो होता है इससे अति लघु उत्तरीय, खंड बा से लघु उत्तरीय और खंड सा से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। खंड आ से जो अति लघु उत्तरीय पूछे जाते हैं उनमें 10 प्रश्न होंगे, वो 10 के 10 आपको करने होते हैं, जो कि एक प्रश्न को 50 शब्दों में करना होगा। इसी प्रकार से जो है दीर्घ उत्तरीय आपके जो है खंड बा से लघु उत्तरीय जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से आपको 10 प्रश्न दिए होंगे, उन 10 में से प्रत्येक प्रश्न का अथवा करके दिया होगा, अर्थात 5 प्रश्न आपको उसमें से करने होंगे। 5 प्रश्नों को आपको एक एक जो है प्रश्नों को 2-2 शब्दों में करना होता है। इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों खंड सा में प्रवेश करते हैं और वहां पर आपको 5 प्रश्न जो है लिखे हुए मिलेंगे और उन 5 प्रश्नों में से केवल और केवल हमको 2 ही प्रश्न करने होते हैं। मजेदार बात यह है। चलिए यहाँ पर नोट आपको पढ़ना, अर्थात निर्देश, सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। खंड आ के निर्देश को पढ़ेंगे, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए। अब आप कॉपी पेन लेकर के आप जो है बाद में बैठ जाइएगा और इन सभी प्रश्नों को जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, इन सभी प्रश्नों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और इस प्रकार से आप अपने समय, कोई 3 घंटे का पेपर होता है तो 3 घंटे मान करके आप पेपर दीजिएगा घर में बैठ करके, और आसानी से अगर इन प्रश्नों को हल कर ले गए, इसी प्रकार से 4-5 सेट लगा लेंगे, बड़े ही आसानी से आप परीक्षा को करेक्ट कर सकते हैं। और लगभग आप 60% से ऊपर तो एक ही 2 वीडियो से, हमारे 2 वीडियो से पा सकते हैं। अगर आपको टॉप करना तो 5-6 सीरीज जो मेरी आएंगी इसकी, वो सारे के सारे देख लेंगे। इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट के भी आएंगी। तो कोई भी सब्जेक्ट आपने ले रखा है, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता
नहीं, शुक्ला डेली पॉइंट आपके साथ लगातार बना रहेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, बात करते हैं हम पहले की। पहला आपका है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अर्थात डॉक्टर जो बी.आर. अंबेडकर के बारे में आपको 50 शब्दों में लिखना है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी हैं। इसी प्रकार से संविधान निर्मात्री जो है जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे अर्थात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और जो है एक प्रकार से डॉक्टर बी.एन. राव इनके सलाहकार थे, मतलब कि इस समिति के सलाहकार भी थे। हालांकि इनके बारे में 50 शब्द लिखना है, उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पर आपको इसके उत्तर नहीं बताने आया हूँ, बस केवल आपको प्रश्नों से अवगत करवाऊंगा, और साथ ही साथ इन प्रश्नों के उत्तर के लिए मैं जल्द ही व्यवस्था करूंगा आपके ही चैनल पर, तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव जो आया था 1942 ईस्वी में आया था, इसी के बारे में आपको 50 शब्दों में लिखना है कि क्या था यह। आगे देखते हैं, लखनऊ पैक्ट जो था, यह लखनऊ पैक्ट जो हुआ था समझौता, यह 1916 में हुआ था, और यह क्या था, इसमें क्या चीज़ें वर्णित थी, 50 शब्दों में इसको बताना था, मतलब बताना है। और साथ ही साथ हिंदू महासभा के बारे में आपको बताना है, हिंदू महासभा की क्या भूमिका थी उस समय। नेक्स्ट देखिए, असहयोग आंदोलन के बारे में आपको 50 शब्दों में लिखना है। इसी प्रकार से ऐसे आपसे प्रश्न पूछता है। आगे देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था, इसके बारे में आपको 50 शब्दों में लिखना है। स्वदेशी आंदोलन जो महात्मा गांधी ने चलवाया था, इसके बारे में आप बोल सकते हैं, और भी लोगों ने इसको मतलब सहयोग सभी लोगों ने दिया था, कहीं ना कहीं रोल इनमें महात्मा गांधी का अधिकतर माना जाता है। तो स्वदेशी आंदोलन जो है इस पर आपको 50 शब्दों में लिखना जनरली। और उसके अंदर पूना पैक्ट जो हुआ था 1932 ईस्वी में, इसके बारे में भी आपको 50 शब्दों में लिखने को जो है यहाँ पर बताया गया। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, बंगाल का विभाजन, बंगाल विभाजन कैसे हुआ, बंग भंग जो कार्यक्रम हुआ था, और ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों बंगाल का विभाजन किया गया, क्यों हिंदू मुस्लिम का बंटवारा किया गया, किस प्रकार से बंगाल विभाजन को रोकने के लिए वहाँ से जो है तमाम सारे लोग आते हैं इंग्लैंड से, या फिर कहीं ना कहीं पे इंग्लैंड वाले उसको बंटवारा करवा देते हैं ताकि हिंदू मुस्लिम एकता को भंग किया जा सके, इसीलिए इसको बंग भंग के नाम से हम जानते हैं। कहीं ना कहीं पे इस पर आपको 50 शब्द लिखना है। अब मैं जब पढ़ाऊंगा तो सारे मुद्दों को क्लियर कर दूंगा, ओके, कोई मुद्दा आपका बचेगा नहीं। नेक्स्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बारे में आपको जनरली 50 शब्दों में लिखना है। बड़ी ही आसानी से आप अगर जो है पढ़ लेंगे तो इसको, इन सभी प्रश्नों को आप डील कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्तों, खंडवा देखिए, इस प्रकार से प्रश्न आपके इसमें पूछे जाएंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में आपका होना चाहिए। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा गया है लघुत्तरी का दूसरा, मतलब कि पूरे वीडियो का दूसरा प्रश्न, और एक प्रकार से जो है लघुत्तरी का पहला प्रश्न है, भारत विभाजन के कारणों पर प्रकाश डालिए। भारत का विभाजन क्यों हुआ, किन कारणों से भारत का बंटवारा हुआ, इसको आपको जो है बताना है 200 शब्दों में मेरे प्यारे दोस्तों। बड़े ही आसानी से, बड़ी चतुराई के साथ इसको बताना है। नेक्स्ट है आपका, अगर यह प्रश्न नहीं आपको पता है एग्जाम हॉल में, तो आप अथवा करके एक प्रश्न दिया होगा नीचे, उसको लिख सकते हैं। उन परिस्थितियों का परीक्षण कीजिए जिनसे 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। तो वह कौन सी परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों का हमको परीक्षण करना है। कौन सी परिस्थिति, तो जिसमें 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक प्रकार से एक संस्था बनाई गई जिसके माध्यम से हम भारतीय जनता की बातों को अंग्रेज तक पहुंचाते थे। यह बात हमको सुझवाई थी डॉक्टर जो है A.O. ह्यूम ने। A.O. ह्यूम जो था कहीं ना कहीं पे ये जो है सिविल सर्वेंट के रूप में थे, और यह आयरलैंड के थे, और इन उत्तरी आयरलैंड के आसपास के थे, और इनको भेजा गया था मेरे प्यारे दोस्तों, सॉरी स्कॉटलैंड या आयरलैंड के थे कहीं के, और यहाँ पर भेजा गया था इनको। कहीं ना कहीं पे जो ब्रिटेन है ना, तो ये 3 देशों का समूह होता है, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। तो इन तीनों देश में जो है आपका ब्रिटेन होता है। अगर यूके की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की, तो यूनाइटेड किंगडम जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों 4 देशों का समूह होता है। जब हम उसमें उत्तरी आयरलैंड को शामिल कर लेते हैं, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, तो ये 4 के 4 देशों का समूह जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहलाता है आपका क्या, यही कहलाता है आपका मेरे प्यारे दोस्तों यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम। तो कहीं ना कहीं पे वहीं से हर एक क्षेत्र से कुछ व्यक्ति चुन करके आते थे। उन्हीं व्यक्तियों को क्या किया जाता था, उन्हीं व्यक्तियों को भारत में शासन चलाने के लिए भेजा जाता था। A.O. ह्यूम जब आए यहाँ पर, A.O. ह्यूम ने भारतीय लोगों को देखा, उनके प्रति सहानुभूति दिखाई, और इसके हिसाब से भारतीय नेताओं से बताया कि आप लोग एक संस्था बनाइए, और उस संस्था का नाम बताया कि जो है उस संस्था का नाम, तमाम सारे नाम जो है दिए गए, लेकिन एक्चुअली में उस नाम को, उसको INC के नाम से, इंडियन नेशनल कांग्रेस अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से हम जानते हैं, जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे अधिवेशन होते थे इसमें, हर साल इसमें अधिवेशन हुआ करते थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसको आपको बता देना है। नेक्स्ट आप तीसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पर दो है
अगला प्रश्न है कि गांधी के अहिंसा के सिद्धांत पर एक लेख लिखिए। अर्थात जो अहिंसा परमो धर्मः जो गांधी जी का एक प्रकार से मूलभूत नारा था और यह एक प्रकार से उनकी एक क्रियाविधि थी, इस क्रियाविधि के सिद्धांत जो इन्होंने गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत था, इस पर आपको एक लेख लिखना है, बड़ा ही सुंदर सा। और अगर यह प्रश्न आपको नहीं उस समय रिकॉल हो पा रहा है तो आप उन परिस्थितियों की विवेचना कर सकते हैं। कौन सी परिस्थिति? जिनके कारण से क्या हुआ, असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो आखिरकार वह कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण से असहयोग आंदोलन क्या किया गया था, शुरू किया गया या प्रारंभ किया गया, यह प्रश्न आप लिख सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों अगला देखिए, यहाँ पर चौथा देखिए, 1905 ईस्वी के स्वदेशी आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। तो 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। अगर यह प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों पता है कि 1905 ईस्वी में जो स्वदेशी आंदोलन था वह क्या था, तो आप इस पर आसानी से लिख सकते हैं 200 शब्दों में। अगर वह प्रश्न नहीं पता मेरे प्यारे दोस्तों तो यहाँ पर अगला प्रश्न आप लिख सकते हैं बड़े आसानी से कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो गर्मपंथी नेता थे, गर्मपंथी नेताओं की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। दैट मीन्स आलोचनात्मक मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। मैं जो शब्द होंगे कठिन हो आपको बताने का प्रयास करूंगा, उत्तर आपको जल्द ही आपको जो है देने का भी मैं प्रयास करूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक प्रकार से जो है संस्था थी, वह कहीं ना कहीं पे एक बार जो है बट जाती है दो गुटों में। लाल बाल पाल 3 नेता ये हैं गरम दल के नेता, तो वहीं कहीं ना कहीं पे गरम पंथी जो थे इनकी विचारधारा अलग थी गांधी जी से कुछ, और कुछ ऐसे भी जो है नेता थे जिनकी विचारधाराएं क्या थी, एकदम से नरम पंथी। तो दो गुटों में कांग्रेस बढ़ जाता है, एक तो नरम पंथी एक गरम पंथी मेरे प्यारे दोस्तों। तो उसमें जो गरम पंथी नेता थे मतलब कि थोड़ा उत्तेजनापूर्ण नेता थे, मतलब कि एक प्रकार से ओज से परिपूर्ण जो नेता थे उसको गरम पंथी नेता, उसमें लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, ऐसे नेताओं को शामिल किया जाता है। कहीं ना कहीं पे गरम पंथी जो नेता थी इनकी भूमिका को यहाँ पर आपको सही तरीके से मतलब एकदम से सही तो बताना ही है, साथ ही साथ इसमें आपको बुराइयां भी ढूंढनी, उसमें मतलब आलोचना भी करनी है इसकी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पे आलोचनात्मक मूल्यांकन आपको करना है, और साथ ही साथ आलोचना करने के साथ साथ आपको मूल्यांकन करना है। इसका क्या मूल्य है, मतलब कि आलोचना इसकी जो बताई गई है वह क्या सत्य है क्या असत्य है, इसको भी आपको इसका मूल्यांकन करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू भी आपको देनी पड़ेगी कि आखिरकार गरमपंथी नेता थे, जो गरमपंथी नेता थे उनका मूल्य क्या था उस समय, उनकी क्या भूमिका थी। ओके, इसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्तों बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन पर क्या लिखना है, एक लेख लिखना है। बंग भंग पर एक लेख लिखना है, हिंदू मुस्लिम बंटवारे से संबंधित है। आगे देखते हैं, अथवा 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके स्वरूप की विवेचना करनी है। 1857 की जो क्रांति हुई थी इसका क्या स्वरूप था, उसका स्ट्रक्चर कैसा था, स्ट्रक्चर के बारे में आपको इसमें विस्तार से समझाना है मेरे प्यारे दोस्तों। 200 शब्दों में आपको समझाना बड़े आसानी से, या तो बंगाल विभाजन पर एक लेख लिख दीजिए 200 शब्दों में, या फिर 1857 की क्रांति के बारे में 200 शब्दों में आप बता दीजिए। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, अगला है भारत में सांप्रदायिकता मतलब सांप्रदायिकता के प्रसार को मतलब रेखांकित करिए। मतलब भारत में जो संप्रदायवाद है, मतलब एक गुट मतलब संप्रदाय मतलब एक प्रकार से होता है कि जैसे हिंदू है तो हिंदू को बढ़ावा दो, मुस्लिम है कट्टरपंथ जो बढ़ रहा है इसी को कहते हैं कहीं ना कहीं पे संप्रदायवाद। तो भारत में जो संप्रदायवाद है ये प्रसार हो रहा है, मतलब बड़ा हो रहा है, विस्तृत फॉर्म में हो रहा है। तो उसको कैसे हम रेखांकित कर सकते हैं, कैसे आप उसको समझा सकते हैं, 200 शब्दों में इसको बताना था। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, एक स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले का मूल्यांकन हमको करना। तो गोपाल कृष्ण गोखले के एक तो स्वतंत्रता सेनानी वाले पक्ष पर हमको डिस्कस करना है मेरे प्यारे दोस्तों, और दूसरा डिस्कस करना है कि वह एक राजनीतिज्ञ थे। और 2 मुद्दे किससे संबंधित है, गोपाल कृष्ण गोखले से। इन 2 मुद्दों पर हमको जो है लगभग 200 शब्दों में आपको समझाना। तो 100 शब्द इन पे 100 शब्द इन पे, मतलब राजनीतिक के रूप में 100 शब्द स्वतंत्रता सेनानी के रूप में आपको बताना बड़े आसानी से। आगे देखते हैं खंड सा से, देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। खंड सा में देखेंगे, खंड सा में प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है मेरे प्यारे दोस्तों। इनमें से केवल आपको 2 प्रश्न करने होंगे, और पहला प्रश्न इसमें दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में नरमपंथी नेताओं के योगदान पर प्रकाश डालिए। अर्थात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो नरमपंथी नेता थे उनका क्या योगदान था उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया है कि कैबिनेट मिशन योजना के कैबिनेट मिशन योजना के मुख्य प्रावधानों की विवेचना कीजिए। अर्थात जो कैबिनेट मिशन योजना आई थी इंग्लैंड से, उसमें उसके मुख्य प्रावधान क्या थे, उसमें क्या क्या बातें बताई गई थी, उस पर आपको 500 शब्दों में लिखना है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है उसमें कौन कौन से
लोग शामिल थे उसके बारे में बताना है, उसमें क्या क्या चीज़ें वर्णित थी उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है 9वां नंबर प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू मतलब JL नेहरू के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो जवाहरलाल नेहरू का क्या योगदान था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, उसको आपको बता देना है। 10वां प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, 10वां प्रश्न है 1920 ईस्वी से 1932 ईस्वी तक भारत के किसान आंदोलनों का विश्लेषण कीजिए। यह प्रश्न आपको बताना है कि किसान आंदोलन किस प्रकार से चरम सीमा पर था। 1920 ईस्वी जब महात्मा गांधी आ जाते हैं उसके बाद से 1932 ईस्वी तक लगभग जो है किसान कैसे आंदोलन कर रहे थे उसका आपको क्या करना है, विश्लेषण करना है मेरे प्यारे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को हम समझते हैं। 11वां नंबर आपका प्रश्न दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या दिया है प्रश्न की असहयोग आंदोलन के पश्चात भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की समीक्षा कीजिए। तो असहयोग आंदोलन के बाद में भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन थे उसके बारे में आपको बताना, उसकी समीक्षा करनी है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो इतने प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट थे जो कि इस वीडियो में हमने बता दिए। सारे के सारे प्रश्नों को आपको एक बार से जो है कॉपी कलम लेकर के बाकायदा से 3 घंटे में प्रैक्टिस कर लेना है। आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता मेरे प्यारे दोस्तों। अगर 5 लेक्चर इसी प्रकार से हमारे आपने इस सभी वीडियोज़ के प्रश्नों को उतार करके अच्छे तरीके से कर लिया और वीडियो को मेरे प्यारे दोस्तों शेयर करेंगे, सभी लोगों के पास वीडियो को लाइक करेंगे। अगर चैनल पर नए आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो में मतलब डेली लाता रहता हूं। ओके, ध्यान रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।